हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे 1857 की रेवोल्यूशन के बारे में। और 1857 की जो रेवोल्यूशन है, इसके आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ रीजन्स, क्या कारण थे जिसकी वजह से 1857 की एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का लेक्चर जो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ रीजन्स पर। फिर दूसरा जो लेक्चर आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे कैसे फैली, और फिर अंग्रेजों ने कैसे कैसे किस किस जगह पर किस किस के थ्रू इस क्रांति को दबाया, सप्रेस किया। ठीक है। और फिर हो सकेगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें बताऊंगा 1857 की क्रांति के रिजल्ट्स क्या थे। पर अपना तो ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि रीजन कहाँ क्या थे और किस किस जगह पर रिवोल्ट हुई थी, कहाँ कहाँ पर किस किस ने इसको लीड किया था और अंग्रेजों ने किसको भेजा था सप्रेस करने के लिए। ठीक है। ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको कई जगह पे हेल्प करने वाला है, चाहे आप क्लास 8th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ों में ये मतलब एक प्रकार से मास्टर वीडियो है। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं दूंगा मैं अभी फिलहाल, तो मतलब मोस्टली ये पर्पज़ जो है 10th लेवल तक ही है। ठीक है। तो 10th लेवल तक बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ये हेल्प करेगा। बाकी चीज़ें फिर जैसे जैसे हायर लेवल पर जाते हो तो थोड़ी और डिटेल में चले आती हैं, तो मैं इतने डिटेल में नहीं ले जाने वाला हूँ। फिलहाल शुरुआत करते हैं रीजन्स ऑफ 1857 की रिवॉल्यूशन। 1857 की जो क्रांति हुई है उसके क्या कारण है। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हमारे जितने भी नोट्स हैं, चाहे साइंस के हो या एसएसटी को, सारे के सारे नोट्स आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स कैसे डाउनलोड करने उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हो कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं। अच्छा, अब देखो, हमें ये चीज़ मैं बार बार आपको बताता हूँ और ये माइंड में आप फिट कर लो। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इन तीन चीज़ों को ध्यान रखा करो। नंबर एक, 1600 से लेकर 1757 के बीच में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया था ट्रेड एंड बिजनेस, मतलब अपना व्यापार किया था। 1600 में आई थी। फिर 1757 से 1857 के बीच में चलता है कंपनी राज, और कौन सी कंपनी रूल करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ऐसा क्या हो गया भाई, अभी तो ये व्यापार कर रही थी, अभी राज करने लग गई। तो आपको पता ही है 1757 में एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, कई बार बता चुका हूँ। फिर 1764 में एक और बैटल हुआ था जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। इन दो बैटल के बाद अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में पकड़ बन जाती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सारे के सारे किसके अंडर में आ जाते हैं, कंपनी के अंडर में आ जाते हैं। और कंपनी क्या करती है, शासन करती है इंडिया में। देखो कहाँ, मतलब ये व्यापारी बन के आए थे अंग्रेज या कंपनी, आज क्या कर रही है, रूल कर रही है। ठीक है। तो ये 100 साल के दौरान देखो, 1757 से 1857 मतलब पूरे 100 साल हो गए। तो 100 साल के दौरान ऐसा इन्होंने क्या किया, ऐसा क्या क्या चेंजेस लाए जिसकी वजह से हमें क्रांति करनी पड़ी। अब देखो, क्रांति कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, क्रांति कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, क्रांति बहुत बड़ा शब्द है। क्रांति ऐसे ही नहीं, क्रांति लाने के लिए बहुत बहुत बड़े लेवल पर क्या करना पड़ता है, बहुत बड़ा मतलब लोगों को बड़े बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एक होता है छोटा मोटा चेंज, एक होता है छोटा मोटा विरोध। क्रांति, और यहाँ पर क्रांति कोई मतलब नई चीज़ नहीं ला रही, यहाँ पर हम इंडिया में मतलब एक जो अंग्रेजों का रूल चला था या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चला था 1757 से 1857 के बीच में, तो इस रूल से हम क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। कहीं ना कहीं बुरी तरह से हम क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो अंग्रेजों ने हमें बुरी तरह से क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। अंग्रेजों ने क्या किया, एक्सप्लॉइटेशन किया, हमारा सोशल एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, हर जगह हमारा क्या किया, शोषण किया। तो शोषणकारी नीतियों से हम क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। इसीलिए हमें क्या अपनाना पड़ा, क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ा। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 1857 की डेट आई और क्रांति स्टार्ट हो गई, पिछले इसकी भूमिका कहाँ से बनना तैयार होती है, 1857 की जो क्रांति है इसकी भूमिका बनना तैयार होती है 1757 के बैटल के बाद ही। ठीक है। और फिर 1857 से आपको पता है 1947 के बीच में चलता है ब्रिटिश राज। अब हम देखेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ों को। तो 1857 की क्रांति से पढ़ने से पहले हमें दो चार जानकारी अपने दिमाग में सेट करके रखनी है। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय अंग्रेजों के ब्रिटिश पीएम या इंग्लैंड के जो पीएम थे वो थे लॉर्ड पाल्मस्टन। लॉर्ड पाल्मस्टन, ये कौन थे, अंग्रेजों के पीएम थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग। और ये लॉर्ड कैनिंग डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे इंग्लैंड में। ठीक है। तो इंडिया में जो सर्वे सर्वा था अंग्रेजों का, उसको हम बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और 1857 के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय मुगल एम्परर, जो मुगल एम्परर थे वो थे बहादुर शाह सेकंड, या इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है।
और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड ये लास्ट मुगल एम्परर है। ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर कौन है? लास्ट मुगल एम्परर है। इसके बाद कोई भी मतलब मुगल एम्परर नहीं रहता है। ध्यान रखना, कोई भी मुगल एम्परर नहीं रहेगा। तो लास्ट मुगल एम्परर कौन है? बहादुर शाह। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें जो लीडर चुना गया था वो लीडर भी किसको बनाया गया? बहादुर शाह को ही लीडर बनाया गया। अंग्रेजों ने जिस अंग्रेजी अधिकारी या ब्रिटिश कमांडर को भेजा था, सेनापति को भेजा था इस क्रांति को दबाने के लिए, उसका नाम था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। 1857 की क्रांति के दौरान जो सिंबल चुना गया था, सिंबल क्या था 1857 की क्रांति का? 1857 की क्रांति का सिंबल था लोटस फ्लावर और चपाती, कमल का फूल और रोटी या चपाती, ये थे 1857 की क्रांति के कारण। अच्छा, तो 1857 की क्रांति, अब देखो अंग्रेजों के आने के बाद आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के बाद इंडिया में आने लगती है। कई सारे यूरोपियंस आते हैं, आपको पता है, पोर्चुगीज आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ठीक है। इनसे परेशान नहीं हुआ। अब देखो सोचो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर सोचो तो पहले देखो 1206 से लेकर 1526 के बीच में किसने शासन किया था हमारे यहाँ पर? दिल्ली सल्तनत ने लगभग 320 साल शासन किया। 1526 से लेकर 1707 तक पावरफुल जो मुगल्स थे उन्होंने रूल किया, ठीक है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इन्होंने रूल किया। मगर इतने बड़े लेवल पे हमने कभी क्रांति नहीं की। इन्होंने, मुगलों ने रूल किया, दिल्ली सल्तनत ने रूल किया, मतलब इनसे इतने ज़्यादा परेशान नहीं थे, मगर अंग्रेजों ने 100 साल में हमें इतना परेशान कर दिया कि हमें क्या होना पड़ा, एक बड़े लेवल पर बाहर आना पड़ा हमें, और मतलब क्रांति करनी पड़ी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जरूर सीधी सीधी बात है, कुछ ज़्यादा ही इन्होंने क्या किया था, हमारे साथ शोषण किया था, ज़्यादा ही हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें इन्होंने दखलंदाजी देना स्टार्ट किया था। तो ये कुछ कारण है, ठीक है। तो ये जो 1857 की क्रांति, ये पहला मेजर यूनाइटेड रिवोल्ट था किसके खिलाफ? कॉलोनियल रूल इन इंडिया। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है आपको पता है? भारत जो था, इंडिया जो था, ये इंग्लैंड की कॉलोनी बन चुका था। क्या बन चुका था? कॉलोनी। और कॉलोनी का मतलब क्या है? अगर कोई पावरफुल देश किसी दूसरे देश पर पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ले, इकोनॉमिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ले, मिलिट्री का कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ले, तो ये देश क्या बन जाएगा? कॉलोनी। किसकी कॉलोनी बन जाएगा? पावरफुल नेशन की कॉलोनी बन जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पहला मेजर रिवोल्ट था किसके खिलाफ? कॉलोनियल रूल था अंग्रेजों का। दूसरी चीज़, अब इस क्रांति को अंग्रेजी जो मतलब विद्वान थे, अंग्रेजी जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने बोला ये कोई क्रांति व्रांति नहीं है, ये तो सिपाही म्यूटनी है। सिपाही म्यूटनी का मतलब सैनिक विद्रोह है, कोई क्रांति व्रांति नहीं। कुछ सैनिकों ने, 2-4 ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। देख रहे हो? तो अंग्रेज अपने हिसाब से पेश करते हैं हिस्ट्री को, सब अपने अपने हिसाब से पेश करते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि कोई क्रांति नहीं है, ये तो एक सिपाही म्यूटनी है। अंग्रेजों मतलब जो सेना है, सेना ने विद्रोह कर दिया और कुछ नहीं है। मगर हमारे वीर दामोदर सावरकर, ध्यान दो, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं, वीडी सावरकर जी ने बोला नहीं, ये सिपाही म्यूटनी नहीं है भैया, ये है फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, भारत की आज़ादी के लिए पहला संघर्ष। ध्यान दो, भारत की आज़ादी के लिए पहला संघर्ष है, ये कोई सिपाही म्यूटनी नहीं है। पहली बार हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वीर विनायक दामोदर जो थे, वीडी सावरकर जी जो थे, ये नीचे दिखा रखे हैं वीडी सावरकर, इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या बोल सकते हो? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी? विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखी थी। और इस किताब को अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, ध्यान रखो। तो इसकी मतलब सीक्रेट, मतलब जो ब्लैक में मतलब कॉपियाँ मिलती थी। खैर, तो ये किसने क्या कहा था ये चीज़ ध्यान रखना। अंग्रेज बोल रहे हैं ये सिपाही म्यूटनी है, जबकि हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी ने क्या बोला? नहीं, सिपाही म्यूटनी नहीं है, ये आज़ादी के लिए हमारा पहला संघर्ष है। अब देखो, मंगल पांडे मूवी आपने देखी होगी, शायद नहीं देखी तो कोई बात नहीं, फिलहाल तो मत देखना, एग्जाम टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है। व्हाट आर द रीजन्स या व्हाट वर द रीजन्स ऑफ 1857 रेवोल्यूशन। तो रीजन अगर हम देखें तो रीजन में ध्यान रखना, ये 5 जो रीजन है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। मैं आज इन 5 रीजन्स को आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर क्रांति समझ में आ गई ना, कारण समझ में आ गई, तो बाकी चीज़ों में कुछ नहीं है। कारण समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हिस्ट्री में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट जगेगा। तो पहला कारण था पॉलिटिकल रीजन, दूसरा था सोशल रीजन, तीसरा था रिलीजियस रीजन, और फोर्थ था इकोनॉमिक रीजन, और फिफ्थ था मिलिट्री रीजन।
और ये जो रीजन है यही रीजन बन जाता स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन। 1857 की क्रांति का जो स्टार्ट होने का जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन था वो क्या था, मिलिट्री रीजन। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी वजह से भारतीयों को मतलब पहले ही ऑलरेडी परेशान थे, पर जैसे ही ये घटना हुई मिलिट्री वाली, तो उसके बाद तो फिर हमने मतलब बोल दिया कि अब और नहीं, अब तो मतलब हो जाए आर पार की। ठीक है, तो ये 5 रीजन है, ध्यान रखना है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन, रिलीजियस रीजन, इकोनॉमिक रीजन और मिलिट्री। और जो इमीडिएट कारण बनता है 1857 की क्रांति का वो था मिलिट्री रीजन। और पता ही आपको, जो बुलेट होते थे, कारतूस जो होते थे, कारतूसों में किसकी चर्बी लगी होती थी, कारतूसों में फैट लगी होती थी, काओ एंड पिग, गाय और सूअर की चर्बी का मतलब खोल चढ़ा रहता था किसके ऊपर, कारतूसों के ऊपर, जिसको चबाकर निकालना पड़ता था किसको, जो भारतीय सैनिक होते थे, और फिर इसको लोड करना पड़ता था किसमें, राइफल में। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म के जो लोग थे, इनकी धार्मिक भावनाएं क्या हुई, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, चोट पहुंची, इसीलिए इन्होंने क्रांति कर दी। तो इमीडिएट कारण जो बनता है वो बनता है मिलिट्री रीजन। ठीक है, तो ये 4 मेन है, इसको मतलब इन दोनों को एक में भी मान सकते हो आप, मर्जी आपकी। तो पॉलिटिकल, अब इनको एक एक करके हम समझेंगे। 1857 की जो क्रांति के कारण हैं, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इनको एक एक करके अब समझना स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय का ये मैप है, ध्यान रखना। बीच बीच में ये जगहों के नाम बोलूँगा मैं, तो ध्यान रखना है। बैरकपुर जगह कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, पटना, लखनऊ, बरेली, मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर, झांसी, सतारा, तो इन जगहों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला कारण देखते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स। क्या देखेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब समझो पॉलिटिकल फैक्टर्स का क्या मतलब है। देखो, पॉलिटिकल फैक्टर में जो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा एक रीजन था लॉर्ड डलहौजी। एक गवर्नर जनरल आए थे अंग्रेजों के, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ये पॉलिसी लेके आए थे, और उस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ध्यान दो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये पॉलिसी लेके आए थे। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति। हड़प लेना, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एक बार समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है। देखिए, तो ये है लॉर्ड डलहौजी। तो ये लॉर्ड डलहौजी जो भी है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी एक नीति, एक पॉलिसी लेके आए थे जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल रहे थे 1848 से लेकर 1856, मतलब कैनिंग से पहले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। तो इनके अनुसार अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है, ध्यान देना, ये मतलब नीति क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हड़प नीति बोलते हैं। ठीक है, आपको लिखनी नहीं है, बस समझ लो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है तो वो किसी अगर संतान नहीं है तो वो किसी दूसरे मतलब किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, अडॉप्ट नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, अगर किसी राजा के संतान नहीं होती थी तो वो अपने कोई रिलेटिव मतलब अपने परिवार में से या किसी रिलेटिव्स में से किसी बच्चे को क्या कर लेते थे, वो अडॉप्ट कर लेते थे और फिर उसको अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। मगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहती है कि अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है तो उसका कोई उत्तराधिकारी, वो अपने उत्तराधिकारी के लिए किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, और जो उसका एम्पायर है या जो उसका किंगडम है वो ऑटोमेटिकली किस में मिल जाएगा, ब्रिटिश किंगडम में मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा, ब्रिटिश किंगडम में। समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है, लाने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। क्या कह रहे हैं ये, अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है तो उसका जो किंगडम है, जो राज्य है, वो सीधे सीधे किस में मिल जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब बताओ, ये एक नई चीज़ ले आए। इसके तहत उन्होंने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, इनको कहाँ मिला लिया, ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। देख रहे हो, एक के बाद एक अपने एम्पायर में मिलाते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण था। रिसेंटमेंट मतलब हमारे जो भारतीय रूलर थे वो नाराज हो गए यार। देयर वाज ग्रेट रिसेंटमेंट इन द इंडियन रूलर्स अगेंस्ट लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी, इसकी वजह से हमारे भारतीय रूलर में बहुत ज़्यादा क्या था, उनमें असंतोष था, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थे। ठीक है, परेशान क्यों थे, सीधी सीधी बात है यार, उनकी सत्ता जा रही है, उनका किंगडम जा रहा है। तो ये किस में काउंट होगा, पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारण। दूसरा, मुगल एम्परर वाज इंसल्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मुगल एम्परर को क्या किया था, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इंसल्ट कर दिया। इंसल्ट कैसे कर दिया, पेंशन वेंशन दे के मतलब उसको रख दिया था कि भाई चल तू पेंशन पे जिएगा और आगे से कुछ बोलेगा नहीं, और मतलब ऐसे करके। ठीक है, और उसको कहाँ पर, रेड फोर्ट तक ही लिमिटेड कर दिया था। बहादुर शाह जफर थे जो कहाँ पर रह रहे थे, दिल्ली के रेड फोर्ट में रह रहे थे। और पहले जो मुगल एम्परर्स के कॉइन्स पर जो चलते थे, उनके फोटो लगे रहते थे, वो सब बंद कर दिए। नाम वाम अपने मुगल एम्परर्स के नाम पर सिक्के चलते थे, वो बंद करवा दिए थे। ये भी एक कारण है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड द पेंशन ऑफ नाना साहेब। ठीक है,
आपको मैंने पढ़ाया था एंग्लो मराठा वार मैंने बताया था 1818 में क्या हुआ था, पोस्ट ऑफ पेशवा अबोलिश कर दी गई थी। लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड ही थे, ठीक है। तो बाजीराव सेकंड ने बाजीराव सेकंड को अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था, बिठूर में भेज दिया था पेंशन पर, ठीक है। उसके बाद फिर नाना साहेब ये अडॉप्ट किए गए थे। नाना साहेब कौन थे, अडॉप्ट करे थे बाजीराव पेशवा ने। तो इनको पहले पेंशन मिलती थी, तो नाना साहेब को पेंशन देना बंद कर दिया, ठीक है। ये भी एक कारण बनता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय जो रूलर्स थे उनके इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी देना स्टार्ट कर दिया। इसको मैं अब तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। अंग्रेजों ने भारतीय जो रूलर्स थे उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देना स्टार्ट कर दिया था। अभी तक जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, इंडियन रूलर्स, भारतीय रूलर्स मस्त मज़े से जी रहे थे, मगर जैसे ही अंग्रेज एंट्री करते हैं तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे इनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, अभी ध्यान देना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनेक्स्ड द स्टेट ऑफ अवध, मतलब अनेक्स का मतलब है छीन लेना। अंग्रेजों ने क्या किया, अवध जो राज्य था, अवध जो यूपी में था, उसको छीन लिया। और किस नाम पर छीना, एक वर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, माल एडमिनिस्ट्रेशन। किस नाम पर, माल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अंग्रेज कह रहे थे कि तुम्हें भैया यहाँ का जो रूलर है, तुम्हें भैया प्रशासन करना नहीं आता। माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कुप्रशासन, गलत प्रशासन। आपको प्रशासन करना नहीं आता भैया, तुम एक काम करो, छोड़ दो, हम संभालेंगे। बताओ, अब जब वहाँ की राजा मतलब सही से प्रशासन कर रहा था, जनता खुश थी, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अवध को अपने अंडर में ला लिया। किस नाम पर, कि तुम पे प्रशासन करना नहीं आता। जबकि वहाँ पे सिस्टम कैसा चल रहा था, सही चल रहा था। तो बताओ, अवध के सोल्जर्स खुश रहेंगे इससे, नहीं रहेंगे। अवध की जनता खुश रहेगी, नहीं रहेगी। अवध का रूलर खुश रहेगा, नहीं रहेगा। तो देख रहे हैं एक एक करके ये इंडियन रूलर्स को क्या करते जा रहे हैं, उनकी विकेट गिराते जा रहे हैं, और एक एक करके चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेते जा रहे हैं। इससे पहले आपको पता ही है, अंग्रेजों ने बंगाल को ले लिया था, 1757 में जीत गए थे, 1764 में जीत गए थे। और इसके बाद आपको पता है इन्होंने मराठा एम्पायर को अपने अंडर में ला लिया, और मैसूर को अपने अंडर में मिला लिया, सिख एम्पायर को अपने अंडर में मिला लिया। धीरे धीरे करके सबको मिलाते जा रहे हैं और अपनी नई नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। एक एक करके सबको अपने अंडर में लाए जा रहे हैं, धीरे धीरे करके, ठीक है। ये था, अवध को छीन लिया। और फ्यूडल क्लास जो थी, फ्यूडल क्लास का इन्होंने क्या कर दिया, फ्यूडल क्लास के सारे राइट्स खत्म कर दिए। फ्यूडल क्लास क्या है, पहले जो राजा होता था किंग के नीचे क्या होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, और फ्यूडल लॉर्ड्स को बहुत सारी पावर्स हुआ करती थी और यही टैक्स कलेक्ट करते थे। अंग्रेजों ने इनके जो मिडिल मैन वाला सिस्टम था, फ्यूडल लॉर्ड्स एक तरह से मिडिल मैन का काम करते थे राजा और किसानों के बीच में, तो वो मिडिल मैन वाला सिस्टम खत्म कर दिया। इनके राइट्स चले गए, फ्यूडल लॉर्ड्स के राइट्स चले गए, तो फ्यूडल लॉर्ड्स भी क्या थे, नाराज थे। तो रूलर्स परेशान, फ्यूडल लॉर्ड्स परेशान, जनता परेशान कर दी, ठीक है। तो ये किस मानेंगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स। एक और इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ये किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी। ऐसे ही एक रूलर और थे, एक गवर्नर जनरल और थे, जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखा रखा है लॉर्ड वेलेस्ली, यहाँ पर दे रखा है रिचर्ड वेलेस्ली, ये आए थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक पॉलिसी लेके आए ये लॉर्ड वेलेस्ली, और उस पॉलिसी का नाम था सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। ये भी एक मेजर कार्ड बनती है। अब समझो सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी, इसका मतलब क्या है। तो लॉर्ड वेलेस्ली एक भयानक पॉलिसी लेके आए, और इस पॉलिसी के तहत ये क्या करना चाहते थे, इंडियन रूलर्स को अपने अंडर में लेना चाहते थे। इंडिया, अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया में लगभग 565 क्या हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। मतलब वहाँ पर प्रशासन कौन करता था, वहाँ पर प्रशासन करते थे वहाँ के राजा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंडर में लेना स्टार्ट किया। कैसे लेना स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, एक पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ये सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेके आए। अब समझो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं सहायक संधि। हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक संधि। मतलब हम सहायता करेंगे, क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ है प्रिंसली स्टेट। ध्यान दो, एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। ये मूवी का सीन है, आपने देखा होगा लगान वाली मूवी का, ठीक है। तो ये अंग्रेज, अब देखो समझो मैं बताता हूँ। तो लॉर्ड वेलेस्ली या अंग्रेज क्या करते थे, इंडियन रूलर्स के पास जाते, ठीक है, उनसे बोलते कि हम आपको क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। क्या देंगे, प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्शन क्यों देंगे, इनको पता है। देखो ये क्या करते थे, इनको पता है, इन्होंने एक तो आपको पता है बंगाल को जीत लिया था, मराठा एम्पायर को जीत लिया, धीरे धीरे करके मतलब अपनी पावर क्या करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। तो अब ये जो राजा थे इनको डर लग रहा था, एक तो अगल बगल वाले राजाओं से डर लग रहा था, आपस में इंडियन रूलर्स भिड़ रहे थे, और दूसरा ये क्या कह रहे थे, देखो हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे। अंग्रेज क्या कह रहे हैं, इंडियन रूलर से कह रहे हैं कि भैया हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे।
बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं दे दो भाई प्रोटेक्शन, हम तो मतलब चाहिए ही प्रोटेक्शन। बदले में आपको देखो लॉर्ड वेलेजली या फिर इनकी जो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस है वो क्या कहती है, पहली चीज़ ये किससे साइन करते थे इस ट्रीटी को, इससे ये प्रिंसिपली स्टेट से साइन करते थे, कहते थे कि हम आपको क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, बदले में आपको अपनी आर्मी खत्म करनी पड़ेगी, ध्यान रखना अपनी आर्मी को हटाना पड़ेगा। आर्मी किसकी होगी, अंग्रेजों की होगी, आर्मी अंग्रेजों की होगी, मगर सैलरी कौन देगा, प्रिंसिपली स्टेट देंगे, उनको रहने के लिए जगह कौन देगा, प्रिंसिपली स्टेट देंगे, ठीक है, उनकी सैलरी ये देंगे, रहने का जगह ये देंगे, और ये कह रहे हैं अंग्रेज इनसे कि आगे से आपके यहाँ पर जब आप इसको साइन कर लोगे तो आपके यहाँ पर एक हमारा अंग्रेज रहेगा जिसको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। ध्यान दो कौन रहेगा, पॉलिटिकल एजेंट। साइन करने के बाद ये करे कि हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट आपके दरबार में रहेगा और ये आप पर क्या करेगा, निगरानी रखेगा, और मतलब आप इनके अंडर में सारे काम करोगे। मतलब पहले कह रहे हैं कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी नहीं देंगे, बस हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट आपके दरबार में रहेगा, कोई हेल्प चाहिए तो, ठीक है। और ऐसे करके ये क्या करते थे, सब्सिडी अलायंस वाली पॉलिसी। बस देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये इनकी मतलब जो आर्मी, इन्होंने अपनी आर्मी हटा ली, आर्मी किसकी हो गई, अब अंग्रेजों की हो गई पूरी की पूरी। और अब इन्होंने क्या क्या कंडीशन ला दी कि आर्मी का खर्चा तुम दोगे, आर्मी की जगह तुम दोगे, तुम्हारे दरबार में हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट रहेगा, ठीक है। और फ्यूचर में क्या हुआ, यही पॉलिटिकल एजेंट प्रिंसली स्टेट्स का रियल हेड बन गया। कैसा हेड बन गया, रियल हेड। और ये जो रूलर थे ये नाम मात्र के राजा रह गए। अगर आपको यही चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है तो आप मूवी देखना, आई होप आपने देखी होगी लगान मूवी, तो उसमें जो राजा हैं ये नाम मात्र के रूलर रह जाते हैं, वहाँ पे शासन कौन करता है, ये पॉलिटिकल एजेंट्स। तो ऐसे करके लॉर्ड वेलेस्ली ने धीरे धीरे करके कई सारे रूलर से क्या की, ये पॉलिसी साइन की सब्सिडरी अलायंस वाली, और इंडियन रूलर्स को अपने अंडर में ले लिया। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको धीरे 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 करके ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में ले लिया। तो ब्रिटिशर्स का क्या होगा, ब्रिटिशर्स का उन पर इनडायरेक्टली कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया। तो ध्यान रखना, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस लाने वाले लॉर्ड वेलेस्ली क्या करते थे, प्रोटेक्शन की गारंटी देते थे प्रिंसिली स्टेट्स को, और धीरे धीरे करके उनकी सारी पावर्स को अपने अंडर में ले लेते थे। और वहाँ पर कौन बिठा देते थे, एक अपना अंग्रेज बिठा देते थे जिसको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। और तो यही पॉलिटिकल एजेंट धीरे धीरे करके क्या बन गया, प्रिंसिली स्टेट्स का सर्वे सर्वा बन गया। और बाद में फिर ये प्रिंसिली स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स में क्या देने लगे, दखलंदाजी देने लगे और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। इस प्रकार फ्यूचर में क्या हुआ, ये जो प्रिंसिली स्टेट्स के राजा थे ये जस्ट पपेट बन गए। क्या बन गए, पपेट बन गए, कठपुतली बन गए, कठपुतली बन के रह गए बस, ठीक है। ये कारण हो गया। तो ये देख रहे हो पॉलिटिकल रीजन्स, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। अंग्रेज जो थे इन्होंने मुगल एम्परर को इंसल्ट किया था, नाना साहब की पेंशन ख़त्म कर दी, और इंटरनल जो इंडियन रूलर्स थे उनके इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी देना स्टार्ट कर दिया। बोल दिया कि अब आप किसी से भी अगर कोई बात करोगे तो पहले हमसे पूछोगे, ठीक है। किसी से भी इवन शादी संबंध भी नहीं कर सकते बिना हमारी परमिशन के। तो इतना मतलब ज़्यादा इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ राजा खुश रहेंगे, तो राजा तो बेचारे दुखी हो गए। तो ये हैं हमारे पॉलिटिकल रीजन्स। अब हम देखेंगे सोशल और रिलीजियस रीजन क्या थे, क्या क्या मतलब सोशल फैक्टर थे या रिलीजियस फैक्टर थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। पहली बात तो अंग्रेजों ने भारतीयों में सिर्फ सोशल रिफॉर्म के नाम पर इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। हमारी जो प्रथाएं चलती आ रही थी, हमारी जो परंपराएं चलती आ रही थी, सालों साल से कई सारी परंपराएं चलती आ रही थी, उन परंपराओं को इन्होंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हालांकि कुछ परंपराएं इन्होंने अच्छी खत्म करी थी, जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा चलती थी। अंग्रेजों ने सती प्रथा एक्ट बना दिया 1829 में। राजा राममोहन राय इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, आपको पता ही होगा। तो राजा राममोहन राय के कहने पर सती प्रथा को खत्म कर दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। अच्छी थी, इन्होंने ऐसे ही करके कई सारी प्रथाओं को खत्म किया। अब भाई सोचो, दूसरा कोई आदमी आके हमारे घर में आके हमारे नियमों को चेंज करे, आपके घर में जाके कोई तीसरा व्यक्ति आए जिसको आप जानते भी नहीं, आपके घर में नियम चेंज करे, आपके घर को अच्छा लगेगा, घर वालों को नहीं अच्छा लगेगा। तो अंग्रेज हमारे इंडिया में आके हमारे नियमों को चेंज कर, जो सालों से चलते आ रहे हैं, तो हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, हमें गुस्सा आएगा कि यार ये मतलब होते कौन है जो हमारे नियमों को चेंज करेंगे। हमारी सोसाइटी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। जो कंजर्वेटिव सोसाइटी कैसी होती है, जो मतलब चेंजेज एक्सेप्ट ना करे, जो नए चेंजेज आ रहे हैं उनको पसंद ना करे, ठीक है। तो एक तो ये कारण था। दूसरा, अंग्रेज जो थे इंडियंस को बुरी तरह से इंसल्ट कर देते थे, बेइज्जती कर देते थे। कहीं से भी अंग्रेज गुजर रहे हैं और वहाँ पर उनको इंडियंस मिल गया तो इंडियंस की बेइज्जती कर देते थे। और ऐसा बताते हैं कि शायद कुछ अंग्रेजों ने तो मतलब ऐसा सिस्टम बना रखा था कि मतलब
अगर कोई इंडियन जा रहा है, मतलब घोड़े पे जा रहा है या गाड़ी में जा रहा है और पास से ही फिर अंग्रेज गुजर रहा है, तो वहाँ से उनको उतर जाना पड़ता था। घोड़े से अगर कोई इंडियन पास हो रहा है और उधर से कोई अंग्रेज आ रहा है तो घोड़े से उनको उतर जाना पड़ता था जब तक वो निकल ना जाए। रास्ते में जा रहे हैं, सलाम करना पड़ता था, सैल्यूट करना पड़ता था। कोई भी इंडियन निकले, कोई भी इंडियन मतलब कोई भी अंग्रेज निकले, हर अंग्रेज को, इंडियंस को सैल्यूट करना पड़ता था। मतलब यार क्या दास बना दिए, गुलाम बना दिए। और गुलाम वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, परेशान हो गए बुरी तरह से। ठीक है, हमारे इंडियंस के साथ बुरा व्यवहार करते थे, इंसल्ट करते थे। और अगर मान लो इंडियंस गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं, अंग्रेज़ों के साथ, मतलब अंग्रेजी सेना में लग रहे हैं या फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, उस समय भी गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी। अगर इंडियंस गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं तो कभी भी उनको हायर पोस्ट पर नहीं पहुंचाते थे, ऊंची पोस्ट पर नहीं पहुंचाते, प्रमोशन नहीं करते थे, सैलरी कम देते थे। अंग्रेज़ों की सैलरी ज़्यादा होती थी और हमारी इंडियंस की सैलरी क्या रखते थे, कम रखते थे। भाई बुरा लगेगा, सीधी सीधी बात है। 10-10, 20-20 साल हो जाते थे, नए नए अंग्रेज आकर उन पर हुक्म चलाते थे। और एक रिलीजियस रीजन में सबसे बड़ा रीजन है, इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ऐसे ऐसे अनफेयर मीन्स का मतलब ऐसे ऐसे गलत तरीके यूज किए, किसको प्रमोट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया में क्रिश्चियंस की संख्या बढ़े। मतलब हमारे लोगों को, गरीब से गरीब लोगों के घर जाते, उनसे बोलते कि भाई आप क्या करो, क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओगे तो हम आपको बहुत सारे फ़ायदे देंगे। मतलब लोभ देते थे, लालच देते थे कि गरीब लोग हैं कि भाई हम तुमको गवर्नमेंट जॉब देंगे, सिर्फ आप क्या बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ। मतलब बताओ। या कोई कैदी है, जेल होगी, इसको 20 साल की कैद हो गई, उससे बोल रहे हैं कि आप क्या करो, क्रिश्चियन बन जाओ, हम आपकी सज़ा घटा देंगे, सज़ा कम कर देंगे। ठीक है, और ट्राइबल एरिया में चले गए, वहाँ पर जाकर ट्राइबल लोगों से कह रहे हैं कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, हम तुम्हें ये देंगे और वो देंगे। लालच दे रहे हैं यार, बताओ। ज़बरदस्ती, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि तुम्हें क्रिश्चियन धर्म अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम थे, उनको लगने लगा कि भैया अब तो हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म किसमें, खतरे में, दोनों धर्म किसमें, खतरे में। तो धर्म का खतरा था, ये भी एक कारण है। हमारे देवी देवताओं का मौकरी, मजाक उड़ाने लगे। अंग्रेज क्या करते थे, हमारी देवी देवताओं का क्या उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। हमारा इंडिया का जो पूजा का सिस्टम है, इसका मजाक उड़ाते थे। क्या ये इंडियंस और क्या ये 36 करोड़ देवता हैं और ये वो। ठीक है, मतलब भाई सीधी बात है, कोई हमारे भगवान का मजाक उड़ाएगा, हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और लोगों को ज़बरदस्त कंपेल करते थे, कंपेल का मतलब मजबूर करते थे कि भैया क्या अपनाओ, क्रिश्चियनिटी अपनाओ, बताओ। ऐसे मतलब कंडीशंस कर दी थी अंग्रेजों ने। तो ये आ जाते हैं कारण किसमें, सोशल्स और रिलीजियस। ठीक है, सामाजिक और रिलीजियस कारण। ठीक है, और इसमें आप देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हमारे जैसे इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे। अब इंडियन सोल्जर्स कई सारे, जैसे वो मिलिट्री में भी आ जाएगा, मिलिट्री रीजन में भी आ जाएगा। जैसे मान लो कोई सिख सोल्जर है, उनसे बोलते थे कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, शेविंग करनी पड़ेगी। बताओ, सिख मतलब दाढ़ी नहीं बनाते, अब जो मतलब पक्के सिख होते हैं, ठीक है, उनसे बोले भाई आप दाढ़ी नहीं रख सकते, कौन सा मतलब तरीका है भाई, उनको अपने धर्म के हिसाब से रहने दो। उनसे बोलते थे कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते। हमारे जो सोल्जर्स होते थे सात समंदर पार नहीं जाते थे, ये गलत माना जाता था, तो उनको सात समंदर पार भेज देते थे युद्ध लड़ने के लिए अपनी तरफ से। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ये अंग्रेज हैं और ये इनको क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने आते ही देखो, अंग्रेजों का एक ही पर्पज था, इंडिया को लूटो, क्या करो, लूट मचाओ, और यहाँ से जो खजाना है, खजाने को ले जाके कहाँ पर भर दो, इंग्लैंड में भर दो। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को हम बोलते थे सोने की चिड़िया। क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे, गोल्डन बर्ड बोला जाता था सोने की चिड़िया को। इन अंग्रेजों ने भारत की जो सोने की चिड़िया का जो दर्जा था वो छीन लिया, खोखली चिड़िया बना दिया। अंग्रेजों के आने से पहले हर भारतीय यहाँ पे खुश था, एवरीवन वाज हैप्पी, और बहुत मस्त तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे, बिंदास ज़िंदगी जी रहे थे, कोई भी गरीब नहीं था। मगर अंग्रेज जब गए ना यहाँ से, अंग्रेज जब गए तो मतलब ऐसा बताते कि हर चौथा पांचवा व्यक्ति या तीसरा चौथा व्यक्ति गरीब था। लोग भुखमरी से मर रहे थे। किससे मर रहे थे, भुखमरी से। ऐसी कंडीशन कर दी थी किसने, अंग्रेजों ने, हमारी कर दी ऐसी कंडीशन। बताओ, आने से पहले हम कितने खुश थे, इनके जाने के बाद भूखे भूखे कर दिए, भूखे नंगे बना दिया इन्होंने हमको। ऐसी हालत हो गई, रोटी मतलब अनाज नसीब नहीं हो रहा था हमें। ठीक है, तो अंग्रेजों की इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या बताना है कि एक तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को यूज किया, मतलब शोषण वाली पॉलिसी को यूज किया, शोषण करना स्टार्ट किया है इन्होंने। फार्मर्स का शोषण किया, इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट का शोषण किया है, इन्होंने बिजनेसमैन जो होते थे उनका शोषण किया, हर व्यक्ति का इन्होंने क्या किया, शोषण किया। बंगाल में लूट मचाई इन्होंने, क्या मचाई, लूट मचाई। किसानों से हैवी लैंड रेवेन्यू लेते थे, बहुत ही ज़्यादा टैक्स लेते थे, और इनका जो टैक्स वाला सिस्टम था वो भी कैसा था, आर्बिट्रेरी। अभी बोल रहे हैं 10% लेंगे, कभी बोल रहे हैं 20% लेंगे, कभी बोल रहे हैं 30% लेंगे, कभी बोल रहे हैं 50% लेंगे, कभी बोल रहे हैं 70% लेंगे। हद कर दी भाई,
कोई फिक्स करो तरीका ही नहीं है। तो यही तो है, आर्बिट्रेरी टैक्स प्रणाली थी इनकी, मन में आ रहा है वही टैक्स लगा रहे हैं, कोई टैक्स लगाने का कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। और हमारा अब देखो हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद किया, और हमारी इंडस्ट्री को जो बर्बाद किया ये प्रोसेस कहलाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंग्रेजों के आने से पहले हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थी, मलमल का कपड़ा बड़ा फेमस था। इंडिया से विदेशों में, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मतलब टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते थे हमारे, उनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इन्होंने उस डिमांड को खत्म करवा दिया। कैसे खत्म करवा दिया? एक तो हमारा जो मतलब इधर से इंडिया से कोई सामान जाता था विदेशों में, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाते थे। टैक्स लगाते थे तो हमारा जो सामान था वो विदेशों में कैसा पड़ता था? महंगा पड़ता था, तो लोग खरीदते ठीक है। अपना कोई सामान ला रहे इंडिया में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे, तो इनका सामान कैसा पड़ता था? सस्ता पड़ता था। तो लोगों ने हमारे सामान को खरीदना कम कर दिया, बंद कर दिया। सीधी सीधी बात है, महंगा सामान कोई नहीं खरीदता था। तो ऐसे करके जानबूझ के इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को क्या किया? बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया। और इंग्लैंड में उस समय आ चुकी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या आ चुकी थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होती है आप जानते ही हो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है जब काम मशीनों से किया जाए, आदमियों से ना करवाकर, इंसानों से काम ना करवाकर अगर काम मशीनों से किया जाए, तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ठीक है। यही हुआ था, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी कहाँ पर हुई थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, ठीक है। क्यों हुई थी वो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री वाले चैप्टर में बता रखे हैं। तो जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, तो ध्यान रखो, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी तो उसको चाहिए रॉ मटेरियल। तो अंग्रेज क्या करते थे? यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे। रॉ मटेरियल जैसे कॉटन ले गए, इंडिगो ले गए, ठीक है। और वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट होते थे उनको लाकर कहाँ पर बेचते थे? इंडिया में बेचते थे। मतलब इंडिया को अंग्रेज जो थे वो दो तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? दो तरीके से। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया को एक तो ये यूज कर रहे थे किसकी तरह से, कि ये इंडिया क्या है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है हमें। क्या प्रोवाइड कर रहा है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। एक तो रॉ मटेरियल के लिए यूज कर रहे हैं इंडिया को, दूसरा इंडिया को मार्केट की तरह यूज कर रहे हैं। मार्केट की तरह इंग्लैंड में जो सामान बनता था उसको लाके कहाँ पे बेच रहे हैं? इंग्लैंड में बेच रहे हैं। हमारा जो सामान है उसको बहुत सस्ती रेट में खरीदते थे, 5 रुपये की चीज़ को 1 रुपये में खरीद रहे हैं। और अपना कोई सामान है तो 1 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में दे रहे हैं। हद कर रहे हो, देख रहे हो। मतलब हमारा कोई सामान है उसको तो ले रहे 5 रुपये की, एक चीज़ 1 रुपये में ले रहे हैं। रॉ मटेरियल हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई। और अपना कोई सामान है उसको महंगे में देते थे। अगर कोई ना ले, अंग्रेजों की बात ना माने, तो पिटाई कुटाई, जेल में बंद कर देते थे। लो भाई आ जाओ, क्योंकि सर्वे सर्वा कौन था? अंग्रेज थे। तो ये हो गया इकोनॉमिक फैक्टर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो रीजन है वो है मिलिट्री फैक्टर। मिलिट्री मतलब आर्मी, ठीक है। तो मिलिट्री में क्या था? पहली बात तो अवध के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? क्योंकि इन्होंने अवध को सिर्फ किस नाम पर? माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर। किसके नाम पर? माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर किस में मिला लिया? ब्रिटिश एम्पायर में। कह रहे कि भाई यहाँ का जो शासक है उसको रूल करना नहीं आता और उसको चलाना नहीं आता शासन, तो हम इसको क्या कर रहे हैं? बेहतर तरीके से चलाएंगे, तो अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला रहे हैं। तो इससे यहाँ के जो सोल्जर्स थे उनमें क्या था? नाराजगी थी। दूसरा, हमारे जो सोल्जर्स थे उनको अपनी लाइफ स्टाइल, खाने पीने की चीज़ें मेंटेन करने के लिए क्या है? अलाउ नहीं करते थे। अब आपको पता है हमारे सोल्जर्स थे जो मतलब हिंदू धर्म के थे, वो मतलब मांस मीट ये नहीं खाते थे, वेजिटेरियन थे। तो उनको मांस मीट खिला रहे हैं, ठीक है, उनका धर्म तोड़ रहे हैं। ऊपर से मैंने बताया था कि लाइफ स्टाइल का मतलब जैसे सिख सोल्जर्स हैं उनको कभी पगड़ी नहीं पहनने देते थे, या फिर उनको सेविंग मतलब बाल नहीं रखने देते थे, दाढ़ी मूछ नहीं रखने देते थे। मतलब ऐसे कई सारे नियम बना रखे थे जिससे क्या है हमारे भारतीय सोल्जर्स थे वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रहे थे। और नहीं जी पा रहे थे तो फिर वो क्या होंगे? सीधी सीधी बात है, परेशान होंगे। सोल्जर्स को, हमारे जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको कम सैलरी देते थे, ब्रिटिश सोल्जर होते थे उनको ज़्यादा सैलरी देते थे, प्रमोशन नहीं करते थे। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि भाई अब एक नई राइफल आती है। क्या आती है? एक नई राइफल आती है जिसको बोलते हैं इनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल आती है? इनफील्ड राइफल आती है। पहले ये यूज करते थे ब्राउन बेस राइफल। अब इनफील्ड राइफल जो आती है इसमें जो कारतूस लोड करते थे उस कारतूस पर सुअर और गाय, काव एंड पिग, इसकी फैट लगी होती थी। और इस कारतूस को इनफील्ड राइफल में लोड करने से पहले चबाना पड़ता था, आगे से चबा के उसको हटाना पड़ता था, तब जाके उसको लोड करते थे। तो फिर मतलब एक अफवाह फैल गई। और मतलब ये जो खबर है ये सारी जो हमारी इंडियन कैंटोनमेंट थी, हमारे जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स में खबर पहुंच गई कि मतलब जो इनफील्ड राइफल है इसका जो कारतूस है इसमें क्या लगी हुई है? गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और इससे क्या हो रहा है? धर्म नष्ट हो रहा है। किसका धर्म नष्ट हो रहा है?
हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म नष्ट हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये खबर पहुंची तो हमारे सोल्जर्स ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होगी, विद्रोह की शुरुआत होगी बैरकपुर। कहाँ से होगी, बैरकपुर बंगाल में। हमारी अंग्रेजों की एक ब्रिटिश कैंटोनमेंट थी, कहाँ पर, बैरकपुर कैंटोनमेंट थी, सैनिक छावड़ी थी बैरकपुर कलकत्ता में। वहाँ पर एक हमारे सोल्जर थे, वहाँ जो मतलब 1857 की क्रांति के दौरान शहीद होने वाले पहले सोल्जर मंगल पांडे क्रांति की शुरुआत करेंगे। और कहाँ से शुरुआत करते हैं, बैरकपुर छावनी से शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रखना ये मिलिट्री रीजन हो गया। और अब हम जो क्रांति की शुरुआत करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में शुरुआत करेंगे। अभी हमने देखे 4 कारण देखे, कितने कारण देखे, 4-5 कारण देख लिए। हमने देखा पॉलिटिकल फैक्टर्स, कैसे मतलब हमारे भारतीय शासक फ्यूडल लॉर्ड्स ये कैसे परेशान हो गए थे। दूसरा सोशल देखा, कैसे हमारी समाज में ये क्या कर रहे थे, चेंजेज ला रहे थे। और फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स में ये भी देखा कि कैसे अंग्रेज हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके इंटरनल मैटर्स में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर देखा है इन्होंने, कैसे मतलब क्रिश्चियन धर्म को ये फैला रहे हैं और गलत तरीकों से मतलब क्रिश्चियन धर्म को क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर देखा, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, हमारे किसान बर्बाद कर दिए। इंडस्ट्री जब बर्बाद होगी तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। मतलब बहुत सारी चीज़ें सब बर्बाद कर दी, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। यहाँ से जितना भी प्रॉफिट हो जाता था उसको कहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड में ले जाते थे। और इंग्लैंड में जब प्रॉफिट को ले जाएंगे तो फायदा किसको होगा, इंग्लैंड को होगा। और अंग्रेजों के टाइम पे ध्यान दो, कई बार एक घटना होती थी, फेमाइन, मतलब फेमाइन की घटना बहुत होती थी। अकाल पड़ता था, अकाल में लाखों लोग मर जाते थे। ध्यान दो, लाखों लोग किसकी वजह से मर रहे हैं, अकाल की वजह से। तो इतनी सारी यातनाएं, तो 100 सालों के दौरान हमने इतनी सारी यातनाएं सही, इतनी ज़्यादा परेशानियां सहन करी 1757 से 1857 के बीच में, जिससे हम क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। हर वर्ग के लोग हम अंग्रेजों से क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। और पानी सिर के ऊपर से निकलने ही वाला था। और क्रांति की शुरुआत फिर कर देंगे मंगल पांडे जी करेंगे। तो इमीडिएट जो कारण है, इसका इमीडिएट कारण है कौन सा, मिलिट्री रीजन। जो काव और पिग वाला जो था सिस्टम, काव और पिग का जो फैट था ये किस पर लगा होता था, बुलेट्स पर लगा होता था। जिसको बुलेट्स को लोड करने से पहले इनको सोल्जर्स को क्या करना पड़ता था, इसको चबा के हटाना पड़ता था जो कवर होता था, तब इसको एनफील्ड राइफल में लोड करते थे। और जैसी खबर पहुंची है सैनिकों में तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने वाले सबसे पहले कौन थे, मंगल पांडे। तो क्रांति की शुरुआत हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपको बताना है ये लेक्चर कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताओ, वो इंप्रूवमेंट भी आ जाएगा। सो thank you so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे 1857 की रिवॉल्यूशन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था 1857 की रिवॉल्यूशन के क्या क्या रीजंस थे, क्यों 1857 की रिवॉल्यूशन हुई थी, क्या ऐसे कारण बने थे जिसकी वजह से हमें 1857 की रिवॉल्यूशन करनी पड़ी। ठीक है, आज हम देखेंगे 1857 की रिवॉल्यूशन की शुरुआत, देखेंगे कहाँ पे किस ने रिवॉल्यूशन की थी और उसको कैसे कैसे दबाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द मेन इवेंट्स ऑफ या एक्सप्लेन द मेन इवेंट्स ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन। 1857 की क्रांति की मेन घटनाओं को समझाइए, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, तो हमारे जितने भी मतलब नोट्स हैं आपको डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लकी एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन करके सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स कैसे डाउनलोड करने, यहाँ पे आपको वीडियो बना रखी है छोटी सी, और साथ के साथ में यहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे हमारे जितने भी वीडियोज हैं। 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले ये 2-4 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। 1857 की रिवॉल्यूशन के लीडर किसको चुना जाता है, 1857 की रिवॉल्यूशन का लीडर चुना जाता है बहादुर शाह जी को। किसको चुना जाता है, बहादुर शाह सेकंड, या फिर बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं इनको। और ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर है, लास्ट मुगल एम्परर। और पहले मुगल एम्परर कौन थे, वो थे आपके बाबर। कौन थे, बाबर ने आपको पता है 1526 में पानीपत की पहले बैटल में, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में इब्राहिम लोदी को डिफीट करके मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। किसने रखी थी, बाबर ने। और लास्ट मुगल एम्परर कौन थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, जिन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति का लीडरशिप की थी या नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति की जो डेट डिसाइड की गई थी वो डिसाइड की गई थी 31 मई 1857। जब प्लानिंग की गई थी 1857 की क्रांति की, तो इसकी डेट जो डिसाइड की गई थी कब शुरुआत करनी है, तो वो की गई थी 31 मई 1857। 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है। 1857 की क्रांति में जो सिंबल चुना गया था वो था एक तो चपाती और लोटस फ्लावर, मतलब कमल का फूल और चपाती, ये दो सिंबल थे क्रांति के। और 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेजों का मेन कमांडर था, ब्रिटिश कमांडर, वो था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। ठीक है। 1857 की क्रांति का अगर कोई पूछ ले कि इमीडिएट कारण क्या है, ऐसा क्या था कि क्रांति तुरंत शुरुआत हो गई थी, तो 1857 की क्रांति का जो मेन कारण है, एक तो ये था कि जो आटा होता था सैनिकों का, जो खाना वाना बनाते थे, उस आटे में ऐसी न्यूज आ रही थी कि उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है, बोन डस्ट मिलाई जा रही है। बोन डस्ट मतलब हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है। और साथ के साथ में ये इस टाइम पर क्या हुआ था, एक नई राइफल मतलब भारतीय सोल्जर्स को क्या एक नई राइफल दी गई थी। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल? एनफील्ड। इससे पहले जो राइफल यूज होती थी उसको बोलते थे ब्राउन बेस राइफल। कैसी राइफल? ब्राउन बेस राइफल। तो इस समय पर क्या हुआ था, ब्राउन बेस राइफल की जगह पर नई राइफल आई जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस यूज होते थे, कार्टिज मतलब जो बुलेट यूज होती थी, कारतूस यूज होते थे, उसमें कवर चढ़ा हुआ होता था काउ एंड पिग की फैट का। ध्यान रखना, सुअर और गाय की चर्बी का मतलब उस पर खोल चढ़ा रहता था। और उस कारतूस को लोड करने से पहले एनफील्ड राइफल में जो सोल्जर्स होते थे उसको चबा के मतलब हटाना पड़ता था कवर को, तब जाके मतलब उसको लोड करते थे। तो फिर बाद में मतलब क्या हुआ, मतलब ये खबर सब जगह फैल जाती है, और फैल जाती है तो फिर इससे क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम थे दोनों धर्म के सोल्जर्स की जो रिलीजियस फीलिंग्स है उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। इस वजह से उन्होंने क्या कर दी, क्रांति। तो क्रांति की शुरुआत की थी मंगल पांडे। ठीक है, आमिर खान की एक मूवी भी आ चुकी है मंगल पांडे, आप देख सकते हो, देखना चाहे तो। फिलहाल तो एग्जाम टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस क्रांति की जो शुरुआत की थी वो की थी मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे, ध्यान रखना, पहले क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के। और फिर इन्होंने क्या किया, 29 मार्च, ध्यान दो, 29 मार्च को ही क्रांति की शुरुआत स्टार्ट कर दी। ठीक है। और बाद में इन्होंने 2 अंग्रेजी ऑफिसर्स को भी मार दिया था, तो इनको फिर बाद में फांसी की सजा भी दे दी जाती। अब हम देखेंगे स्पार्किंग पॉइंट। 1857 की क्रांति का स्पार्किंग पॉइंट कौन सा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। पहली बात तो इसकी शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में हमें 2-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो मंगल पांडे जो थे ये यूपी के थे। यूपी में एक जगह बलिया जगह के यूपी के थे। ब्राह्मण थे। पांडे जी आप जानते हैं ब्राह्मण थे। और ये बंगाल में 34th बंगाल नेटिव इन्वेंट्री, ध्यान दो, 34th बंगाल नेटिव इन्वेंट्री बैरकपुर छावनी के सोल्जर थे। क्या थे? सोल्जर थे। अच्छा, अब यहाँ पर 2 अंग्रेज ऑफिसर थे, एक था वो बाग या बोग, जो भी बोलें आप, एक तो बोग और दूसरा था ह्यूसन और बोग। तो ये 2 ब्रिटिश अधिकारी यहाँ के लोगों को बोले थे, सोल्जर्स को बोले थे कि भाई आप नई एनफील्ड राइफल है उसको चलाओ, उसमें जो मतलब कारतूस यूज करो और उनको चलाओ, पुरानी राइफल को यूज मत करो। अब सोल्जर्स को यहाँ पे पता चल गया कि यार इसमें मतलब जो कारतूस है, जो बुलेट है या कार्टेज है, इसमें मतलब गाय और सुअर की चर्बी है, तो उन्होंने कारतूस यूज करने से मना कर दिया। ये इनको फोर्स कर रहे हैं, नहीं ये यूज करने पड़ेंगे आपको। तो फिर भैया मंगल पांडे ने कहा आ जाओ, तो ठीक है इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मंगल पांडे ने उठाई एनफील्ड राइफल और उसमें कारतूस लोड किया और सबसे पहले टेस्ट किया किस पर, बोग और ह्यूसन पर, और इन दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी। ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती कर रहे थे। अब इनका भाई पंडित जी ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण ऊपर से, और तुम मतलब चर्बी, मतलब गाय और सुअर की चर्बी के उसको मतलब छील के या जैसे भी करके उसको लोड करना पड़ रहा है, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने जो मतलब सबसे पहले उसकी शुरुआत की किस पे की, बोग पर और ह्यूसन पर, और दोनों को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। किस किस को खत्म कर दिया, ह्यूसन और बोग। अच्छा, ये घटना है, ये होती है 29 मार्च 1857 को। ध्यान देना, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने परेशान होकर ह्यूसन और बोग दोनों अंग्रेजों को गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। वहीं आ जाओ बेटा, पहले तुम्हें टेस्ट कराते हैं, ऐसे नहीं मानोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई और हत्या कर दी, तो क्रांति की शुरुआत हो गई। अब अंग्रेजों को जैसे ही पता चला यार मतलब यहाँ पे मंगल पांडे ने क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया है, अब भाई अंग्रेज चुप तो बैठेंगे नहीं, इनको मतलब माला तो पहनाएंगे नहीं फूलों की। तो मंगल पांडे को क्या किया, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके फाइनली इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। क्या सुना दी जाती है, फांसी की सज़ा। क्यों सुनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने 2 अंग्रेज ऑफिसर बोग और ह्यूसन की 29 मार्च को क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब ये खबर भाई धीरे धीरे के, जब जैसे इनकी फांसी की सजा दी, किसको फांसी की सजा दी, मंगल पांडे को। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो थे मंगल पांडे। अब ये खबर फैल जाती है
पूरे मतलब धीरे धीरे करके सभी जगह पे फैलेगी। अब ये खबर पहुंची, पहले तो मान लो मेरठ में पहुंची। कहाँ पर पहुंची? मेरठ में पहुंची। मेरठ में क्या होता है, 9 मई के समथिंग, 9 मई को वहाँ के सोल्जर्स को भी पता चल जाता है। वहाँ पर भी सेम घटना होती है। वहाँ के सोल्जर्स को अंग्रेज कहते हैं कि ये कारतूस यूज करो। कौन से कारतूस यूज करो? गाय और सुअर वाली चर्बी वाले कारतूस यूज करो। तो वहाँ के सोल्जर्स भी मना कर देते हैं। जब वहाँ के सोल्जर्स मना कर देते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, लगभग 85 सिपाही, सिपाही का मतलब सोल्जर्स हैं, इनको क्या कर देते हैं, सजा सुना देते हैं। मतलब अलग अलग, मतलब किसी को 2 किसी को 5 ऐसे करके मतलब उनको सजा सुना देते हैं और जेल में डाल देते हैं। सोल्जर्स को ही किस में डाल देते हैं? जेल में डाल देते हैं। 10 मई को क्या होता है, बाकी सोल्जर्स ने क्या किया, पहले तो अपने जो साथी थे उनको रिहा कराया और वहाँ पे जो अंग्रेज ऑफिसर थे 10 मई को मेरठ में अंग्रेज ऑफिसरों की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी 10 मई को। तो मेरठ में सैनिक विद्रोह कब होता है, सैनिक सोल्जर्स की रिवोल्ट कब होती है? 10 मई को सोल्जर्स की रिवोल्ट होती है। और फिर यहाँ से इन्होंने कूच की, किधर की तरफ बढ़ दिए, मेरठ से बढ़ लिए भाई ये कहाँ की तरफ, आपके दिल्ली की तरफ। ध्यान दो, मेरठ कहाँ है, ऊपर है यूपी में, मेरठ से कहाँ पहुँच रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो और शुरुआत पहले कहाँ हुई, शुरुआत हुई भाई आपकी बैरकपुर बंगाल में हुई थी, बंगाल, कलकत्ता बंगाल के पास। फिर यहाँ से मेरठ, असली जो क्रांति मानी जाती है यहीं से मानी जाती है। मेरठपुर में सोल्जर्स ने क्या किया, विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद यहाँ से ये निकल पड़े किधर की तरफ, ये निकल पड़ते हैं दिल्ली की तरफ। और 11 मई को, ध्यान दो, 11 मई को कहाँ पहुँच जाते हैं, 11 मई को दिल्ली में पहुँच जाते हैं। अब दिल्ली में जाके क्या करेंगे, दिल्ली में जाके ढोल तो बजाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। दिल्ली में जाके अंग्रेजों मतलब भारतीय सोल्जर्स ने 12 मई तक तो पूरी दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पर जितने भी अंग्रेज थे सबको भगा दिया यहाँ से, और अपने कंट्रोल में लेके फिर इन्होंने अपना लीडर चुना, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड को अपना लीडर चुना। बोले बहादुर साहब आप हमारे लीडर बन जाओ। बहादुर शाह जफर उस समय रेड फोर्ट में रह रहे थे, पेंशन में जी रहे थे। ठीक है, वो मना कर रहे, नहीं भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, नहीं 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 नहीं। फिर इन्होंने मनाया, मनाने के बाद बहुत ज़्यादा मनाने के बाद बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड रेडी हो जाते हैं। और बहादुर शाह जफर जो हैं 1857 की क्रांति का अब क्या बन गए, लीडर चुन लिए। किसके द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा। मगर 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 क्या होता है, बाद में जब अंग्रेज रिवोल्ट को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो बाद में बहादुर शाह जफर को पकड़ लेते हैं और पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको भेज देते हैं रंगून। कहाँ की जेल में भेज दिया जाता है, रंगून की जेल में भेज दिया जाता है, जो कि कहाँ पे, म्यांमार में। और यहीं रंगून की जेल में 1862 में, ध्यान दो, यहीं रंगून की जेल में 1862 में बहादुर शाह की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। बहादुर शाह के बाद यहाँ पर इनके सेनापति हुआ करते थे बहादुर शाह के, उनका नाम था बख्त खां। क्या नाम था, बख्त खां। तो बहादुर शाह के सेनापति थे बख्त खां। तो बख्त खां फिर क्या करते हैं, 1857 की क्रांति का लीडरशिप करेंगे। और ध्यान देना 1857 की क्रांति में जो मेन सेंटर पॉइंट था, वो मेन सेंटर पॉइंट क्या था, दिल्ली था। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही दिल्ली के बाद, अब दिल्ली के बाद क्रांति बहुत जगह पे फैल जाएगी। मैंने बताया मेरठ में हुई दिल्ली, फिर लखनऊ, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, बिहार, कानपुर और नॉर्थ इंडिया में, लगभग नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगह पर क्रांति क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। मगर दिक्कत ये थी, ये क्रांति साउथ इंडिया में नहीं फैली। कहाँ पर नहीं फैली, साउथ इंडिया में नहीं फैली, वहाँ बहुत कम छुटपुट घटनाएं देखने को मिली थी। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट भी थोड़े से फैक्ट आपको याद रखने में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। हमारे जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय अंग्रेजी पीएम कौन थे, ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड पाम्पस्टन, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड, ब्रिटिश कमांडर कौन थे, कैंपबेल, और सिंबल था लोटस फ्लावर और चपाती। और 1857 की क्रांति की डेट कौन सी डिसाइड की गई थी, 31 मई 1857। मगर क्रांति कब स्टार्ट हो जाती है, 29 मार्च। कहाँ पर, बैरकपुर छावनी बंगाल में। कौन करता है, मंगल पांडे उड़ा देते हैं किसको, ह्यूसन और बोग। ठीक है, फिर इसके बाद क्रांति कहाँ पे स्टार्ट होगी, 10 मई को मेरठ में, और सोल्जर्स 11 मई को कहाँ पहुँच जाएंगे, दिल्ली में, और 12 मई को दिल्ली क्या हो जाएगी, कैप्चर हो जाएगी और अपना लीडर बना लेंगे बहादुर शाह जफर को। अब हम देखेंगे इस क्रांति के मतलब कैसे कैसे क्रांति शुरुआत होती है। अब हमने देख ली, यहाँ तक तो एक इंट्रोडक्शन लिया कैसे कैसे क्रांति की शुरुआत हुई। तो मैंने बताया क्रांति की जो डेट चुनी गई थी, ये अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारी बुक में दे रखा है। अभी तक तो थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था, तो अब ध्यान दो, बुक में जो दे रखा है वो मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। इस क्रांति की जो डेट डिसाइड की गई थी वो डिसाइड की गई थी 31 मई 1857।
ठीक है। मगर ये क्रांति बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है। पहले क्यों स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि आपको पता है जो बुलेट यूज किए जाते थे एनफील्ड राइफल्स में, बुलेट का मतलब कारतूस, उस बुलेट में क्या भरा होता था? काव एंड पिग, या क्या क्या चीज़ होती थी? काव एंड पिग की फैट होती थी, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन्होंने इस बुलेट को या कार्टेज को यूज करने से मना कर दिया। सेम काइंड ऑफ बुलेट जो हैं बैरकपुर कंटोनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। कब की बात है? 29 मार्च, और उनको यूज करने के लिए बोला जाता है। कौन कौन थे कमांडर? वो अंग्रेजी ह्यूसन और बोग। मगर भारतीय सैनिकों ने ये जो बुलेट दिए गए थे इनको दांत से चबाने से मना कर दिया। तत्पश्चात क्या होता है? अंग्रेज सैनिकों को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर खड़े थे हमारे बहादुर कौन? मंगल पांडे जी। और मंगल पांडे जी को गुस्सा आया और वही कारतूस लोड करके किस में ठोक दिया? वो ठोक दिया 2 अंग्रेजी ऑफिसर्स, ह्यूसन और बोग, और उन दोनों की हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है बैरकपुर छावनी, बंगाल। छावनी मतलब कैंटोनमेंट। ये जो सोल्जर्स थे ये किसके पार्ट थे? ब्रिटिश रेजिमेंट। कौन सी थी? एक रेजिमेंट थी यहाँ पर, रेजिमेंट मतलब टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो अंग्रेज क्या करते हैं? तत्पश्चात जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको डिसमिस कर देते हैं और इंडियन सोल्जर्स को पनिश करते हैं, और फाइनली मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इनको लटका दिया जाता है फांसी पर। तो शहीद होने वाले 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे मंगल पांडे। तो यहाँ से होती है क्रांति की शुरुआत। अभी हमने क्या की? क्रांति की शुरुआत की कहाँ से की? बैरकपुर कंटोनमेंट कहाँ पे? बंगाल, ये कलकत्ता बंगाल लिख सकते हो। किसने स्टार्ट की थी? मंगल पांडे ने। घटना हो गई क्या? यहाँ पर बुलेट वाले जो बुलेट थे, काव एंड पिग की फैट वाले जो बुलेट थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिनको मतलब यूज करने से मना कर देते हैं सोल्जर्स, और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब क्रांति कहाँ पर फैलेगी? क्रांति फैलेगी मेरठ, और मेरठ से फिर फैलेगी कहाँ पर? दिल्ली में। ध्यान देना, ठीक है। तो इसी प्रकार मेरठ के जो सोल्जर्स थे वहाँ पर भी फैट कंटेंट बुलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मगर यहाँ सोल्जर्स ने यूज करने से मना कर दिया और 85 सोल्जर्स को ये क्या कर देते हैं? सजा सुना देते हैं, अंग्रेज जेल में डाल देते हैं। अगर ये घटना कब होती है? 9 मई को ये घटना हुई। अगले ही दिन 10 मई को यहाँ पर क्या होता है? सोल्जर्स रिवोल्ट कर देते हैं। सोल्जर्स ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया, और रिवोल्ट करने के बाद यहाँ पर कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी। और फिर सोल्जर्स मूव करते हैं किधर की तरफ? दिल्ली की तरफ जाते हैं, और दिल्ली 11 को दिल्ली पहुँच जाते हैं, और 12 को दिल्ली को क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। 11 मई को दिल्ली पहुँच जाते हैं और 12 मई तक दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। फिर मिलते हैं किससे? बहादुर शाह सेकंड से मिलते हैं, और उनसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप बन जाओ शहंशाह हिंदुस्तान। बहादुर साहब मना करते हैं, नहीं भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मगर ये कहते हैं नहीं साहब बन जाओ, अब तो शहंशाह हिंदुस्तान आपको बनना पड़ेगा, लीडरशिप आपको लेनी पड़ेगी। फिर बहादुर साहब बहुत समय के बाद मान जाते हैं और इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है शहंशाह हिंदुस्तान। इसके बाद ये क्रांति जगह जगह पर फैलती है। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, वाराणसी को ही बोलते हैं बनारस, ध्यान रखना, बिहार, झांसी, देश के कई भागों में ये फैल जाती है। अब फैल गई। अब अंग्रेजों का रेस्पॉन्स, अब अंग्रेजों का क्या होगा? रेस्पॉन्स। भारतीयों ने तो रेस्पॉन्स दे दिया, अब अंग्रेज क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पर क्रांति हुई थी धीरे धीरे करके एक एक जगह पर क्रांति को क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे, रोकेंगे। पहली बात हम दिल्ली से ही शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली में क्या करते हैं अंग्रेज? पंजाब से आर्मी बुलाई जाती है, पंजाब और इसके अलावा कई सारी जगह से आर्मी बुलाई जाती है। और यहाँ पर दिल्ली में ध्यान रखना, दिल्ली में सितंबर 1857 तक सारी की सारी दिल्ली अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले ली। क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? मई में। सितंबर तक तो दिल्ली को अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। मगर यहाँ पर एक अंग्रेजी ऑफिसर जॉन निकोलसन, ध्यान रखना, जॉन निकोलसन मारा जाता है। मगर यहाँ पर हमारे बहादुर शाह के 2 बेटे और उनका एक पोता, एक ग्रैंडसन और 2 सन्स, उनको एक अंग्रेजी ऑफिसर था जिसका नाम था हडसन ने मार दिया। देखो कितना बुरा हुआ। बहादुर शाह के 2 बेटे और एक ग्रैंडसन, उसको अंग्रेजी ऑफिसर था जिसका नाम था हडसन ने उनको क्या कर दिया? मार दिया। और बहादुर शाह जी को पकड़ के कहाँ भेज दिया? रंगून जेल, म्यांमार भेज दिया, जहाँ पर उनकी 1862 में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो दिल्ली में ये इंसिडेंट ध्यान रखनी है। पंजाब की आर्मी बुलाई जाती है। सितंबर 1857 तक दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है। किससे? रेवोल्यूशनरी से। जॉन निकोलसन अंग्रेज मारा जाता है, और एक अंग्रेज जिसका नाम था हडसन, ब्रिटिश ऑफिसर, इसने बहादुर शाह के 2 बेटे और एक
किरण सेन को मार दिया और बहादुर शाह को पकड़ के जेल में डाल दिया। कहाँ की जेल में डाल दिया? रंगून, म्यांमार की जेल में डाल दिया, जहाँ पर 1862 में बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। अब हम बात करेंगे कानपुर की और ब्रिटिश एक्शन। कानपुर में क्या होता है? कानपुर आपको पता है यूपी में। तो 5 जून 1857 को कानपुर में रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। कानपुर में रेवोल्यूशन लीड कर रहे थे नाना साहेब और तात्या टोपे। ध्यान देना, कानपुर में रेवोल्यूशन कौन लीड कर रहे थे? नाना साहेब और तात्या टोपे लीड कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने 5 जून 1857 तक क्या कर लिया? कानपुर को कैप्चर कर लिया और नाना साहेब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। ध्यान देना, नाना साहेब कौन थे? हमने एंग्लो मराठा वार पढ़े हैं, तो उसमें लास्ट जो पेशवा थे वो थे बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब पेशवा। अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड को के बाद बोल दिया कि अब बाजीराव सेकंड के बाद कोई पेशवा नहीं होगा, तो पेशवा टाइटल छीन लिया था। तो यहाँ पर ध्यान देना, कानपुर में जैसे ही क्रांतिकारियों ने 5 जून 1857 को कैप्चर किया तो नाना साहेब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? पेशवा। अब यहाँ पर आएगा अंग्रेजी ऑफिसर जिसका नाम है सर ह्यूज व्हीलर। सर ह्यूज व्हीलर, ह्यूज व्हीलर यहाँ पे कोशिश करते हैं रिवोल्ट करने की, मगर कुछ नहीं कर पाते, मतलब रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं सर ह्यूज व्हीलर, मगर ये हमारे क्रांतिकारियों के सामने सरेंडर कर देते हैं। 27 जून 1857 को सरेंडर कर देते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप करो क्रांति है। फिर आते हैं सर कैंपबेल। तो कैंपबेल खतरनाक है भाई। सर कैंपबेल आए और इन्होंने 6 दिसंबर 1857 तक, ध्यान रखना, कानपुर में 6 दिसंबर 1857 तक कौन से? कैंपबेल। कौन? कैंपबेल। कैंपबेल ने कानपुर को क्रांतिकारियों से क्या करा दिया? मुक्त करा दिए। कब करा दिए? 6 दिसंबर 1857 को कानपुर को कैप्चर कर लिया जाता है। किसके द्वारा? सर कैंपबेल के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे लखनऊ में। ध्यान देना, लखनऊ में क्या होता है? लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति स्टार्ट होती है लखनऊ में। 5 को कहाँ पर हुई थी? कानपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय जो सोल्जर्स थे वो अंग्रेजों की एक रेजिडेंसी थी, निवास था, उसको घेर लेते हैं। और यहाँ पर एक अंग्रेज था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। ध्यान दो, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस को पकड़ के भाई साहब इसको मार दिया जाता है भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। फिर आते हैं कौन? वही कैंपबेल आएंगे और कैंपबेल आते हैं और कैंपबेल क्या करते हैं? कैंपबेल की हेल्प करेंगे यहाँ पर गोरखा रेजिडेंट। ध्यान दो, गोरखा रेजिडेंट या गोरखा जो सैनिक थे, गोरखा सैनिक आते हैं किसके साथ? कमांडर सर कॉलिन कैंपबेल के साथ आते हैं नवंबर 1857 में। और मार्च 1858 तक अंग्रेज क्या करते हैं? लखनऊ को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ध्यान रख देना, लखनऊ में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी 4 जून 1857 को हुई थी। और यहाँ पर एक अंग्रेज था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, ये मारे जाते हैं। नवंबर 1857 में कमांडर सर कॉलिन कैंपबेल आते हैं गोरखा रेजिडेंट के साथ। और मार्च 1857 तक लखनऊ को दोबारा से कैप्चर कर लिया जाता है। किसमें? ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया जाता है। अब बात करेंगे झांसी और ब्रिटिश रेस्पॉन्स। झांसी में क्या रिवोल्ट हुआ और क्या मतलब रेस्पॉन्स रहा? तो ध्यान देना, झांसी एक तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर भी शुरुआत हुई थी वो जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। और झांसी में क्रांति को लीड कर रहे थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रूलर डिक्लेयर कर दी जाती है। ध्यान देना, झांसी को पहले लॉर्ड डलहौजी की एक नीति आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत झांसी को मिला लिया गया था, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो रियल नेम था वो था मणिकर्णिका। इस पर मूवी भी आई थिंक, मणिकर्णिका। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पतिदेव कौन थे? दामोदर राव। यहाँ पर जो अंग्रेज जो यहाँ पर रिवोल्ट को सप्रेस करते हैं उस अंग्रेज का नाम था सर ह्यू रोज। क्या नाम था? सर ह्यू रोज ने क्रांति को यहाँ पे सप्रेस किया था, ठीक है। तो ध्यान दो, क्रांति कब होती है? जून 1857 में झांसी में क्रांति कौन करता है? रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे भी इनका साथ देते हैं। और ह्यू रोज यहाँ पर झांसी को दोबारा से रीऑक्यूपाई कर लेगा। कब रीऑक्यूपाई कर लेता है? अप्रैल 1858, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुरी से अंग्रेजों से लड़ते हैं। और ये है हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ठीक है। रियल तो नहीं है बट वैसे ही है पिक्चर। तो अंग्रेज साथ के साथ में ये जब यहाँ पर झांसी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं अंग्रेज, तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे मूव कर जाते हैं ग्वालियर की तरफ। बाद में अंग्रेज ग्वालियर की तरफ जाते हैं और ग्वालियर को भी जून 1858 तक
क्या कर लेते हैं, अंग्रेज रीऑक्यूपाई कर लेते हैं। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से बहादुरतापूर्वक लड़ते हुए 17 जून 1858 को क्या हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं और अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर देती हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो आपने एक कविता भी पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ऐसे ही झांसी की रानी पैदा करनी है बहुत सारी इंडिया में, सबको झांसी की रानी बनना है। जब भी मतलब दिक्कत आए बन जाओ भाई झांसी की रानी। ठीक है, तो झांसी की रानी 17 जून 1858 को शहीद हो जाती है अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। और साथ के साथ में ग्वालियर के जो सिंधिया लोग थे, ग्वालियर के जो सिंधिया लोग थे, ये अंग्रेजों से मिल जाते हैं और अंग्रेजों से मिलकर तात्या टोपे को पकड़वा देते हैं। किसको पकड़वा देते हैं, तात्या टोपे को अरेस्ट करवा देते हैं और अंग्रेज तात्या टोपे को पकड़ कर क्या कर देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं। तो झांसी में ये चीज़ ध्यान रखना। तो झांसी में क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, जून 1858। झांसी की रूलर कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, और साथ किसने दिया था, तात्या टोपे ने दिया था। अंग्रेज कौन था यहाँ पे, सर ह्यूरोज था। इसने कब कैप्चर कर लिया, अप्रैल 1858 में। जब ये झांसी से भागकर ग्वालियर में जाते हैं तो अंग्रेज ग्वालियर को भी घेर लेते हैं और ग्वालियर को जून 1858 तक अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 17 जून 1858 को क्या हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं। ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की और तात्या टोपे जी को अरेस्ट करवा दिया और तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी पे लटका दिया। अब हम बात करेंगे बिहार की। कहाँ की बात करेंगे, बिहार की। तो बिहार में जो क्रांति की शुरुआत की थी वो की थी बाबू कुंवर सिंह जी ने। किसने की थी, बाबू कुंवर सिंह जी ने क्रांति की शुरुआत की थी बिहार में। कुंवर सिंह जी जो थे 80 साल के जमींदार थे, कहाँ के, जगदीशपुर। और जगदीशपुर में भी एक जगह आरा जगदीशपुर में ये जमींदार थे। इन्होंने कई सारे अंग्रेजों जैसे मिलमैन, कॉलोनल मैक्स, मार्क, मेजर डोगलास, इन सभी की आर्मी को इन्होंने डिफीट किया था। और फाइनली कुंवर सिंह जी भी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 में ये भी मतलब एक बैटल में हार जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, बिहार में रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट की थी, बाबू कुंवर सिंह ने। 80 साल के थे, जमींदार थे, कहाँ के, जगदीशपुर के थे। किन किन अंग्रेजों को हराया था, मिलमैन, कॉलोनल मैक्स, मार्क और मेजर डोगलास, इनको हराया था। फाइनली ये खुद भी डिफीट हो जाते हैं बैटल में। कौन से बैटल कब हो जाते हैं, 26 अप्रैल 1858। तो ये बिहार में आपको ध्यान रखना है। अवध में जो रेवोल्यूशन लीड की थी वो की थी बेगम हजरत महल। ध्यान रखना, अवध में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी किसने की थी, बेगम हजरत महल। बरेली, अवध भी यूपी में और बरेली भी यूपी में। बरेली में जो रेवोल्यूशन लीड की थी वो बहादुर खान। किसने की थी, बहादुर खान। वाराणसी में एक अंग्रेज था कॉलोनल नील। वाराणसी और इलाहाबाद इन दो जगह पर जो रेवोल्ट को क्रश किया था, सप्रेस किया था, दबाया था, वो थे कॉलोनल नील। ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम 1857 की क्रांति की बात करें, लास्ट में अगर आ जाएं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1859 के एंड तक ध्यान रखना। आपको पता है रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हो गई थी, मई में एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, 10 मई से। वैसे तो मतलब 29 को स्टार्ट कर दी थी किसने, मंगल पांडे जी ने, और मेरठ में 10 मई से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो मार्च मई जितना भी टाइम है, तो 1857 से जब ये क्रांति की शुरुआत हुई थी तो कई जगह पर तो पहले तो भारतीय लोग मतलब कैप्चर करते हैं कई सारी जगहों को, अंग्रेजों को भगाते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं। और अंग्रेजों की ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो अलग अलग जगह पर क्या हो रहा है। पहले तो हमने उन जगहों को अपने अंडर में ले लिया, दिल्ली अपने अंडर में हो गई थी, कई सारी जगह अपने अंडर में हो गई थी, मगर अंग्रेज वापस छीन लेते हैं। वापस कैसे छीन लेते हैं, हमारे ही नालायक, मैं नालायक कहूँगा, हमारे ही नालायक भारतीयों ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। सबने नहीं किया था, कुछ नालायक थे, कुछ राजाओं ने कहा कि साहब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, हमें ना तुम्हारे साथ। उन्होंने हेल्प किया और उनकी सहायता से ही अंग्रेजों ने फिर हमको धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ पर क्रांति हुई थी सभी जगह पर दबा दिया। ठीक है, और 1859 तक तो अंग्रेजों ने दोबारा से पूरे के पूरे जहाँ जहाँ पर क्रांति हुई थी सब जगह पर उसको दबा दिया और दोबारा से ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश कर दिया था। और 1857 की क्रांति के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में रूल खत्म हो जाता है और अब भारत सीधा सीधा किसके कंट्रोल में आ जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाएगा, डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्रिटिश अथॉरिटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में दोबारा से रीस्टैब्लिश हो जाती है। साउथ इंडिया में तो उसका बिल्कुल प्रभाव नहीं था, बहुत ही कम छुटपुट घटनाएं देखने को मिली थी। साउथ इंडिया में तो किसी ने ज़्यादा रिवोल्ट भी नहीं की थी और साउथ इंडिया में लोगों ने पार्टिसिपेट भी बहुत
कम किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही बार में मैंने कई सारे लीडर लिख दिए हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो बंगाल में आपको पता है किसने लीड किया था, बैरकपुर में मंगल पांडे ने, और सोल्जर मेरठ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। जीनत महल ये भी दिल्ली में थी। बख्तावर खान ये भी दिल्ली में थे। नाना साहेब कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तांत्या टोपे कानपुर, अजीमुल्ला कानपुर, महाराज कुंवर सिंह आरा बिहार, खान बहादुर खान बरेली, बेगम हजरत महल लखनऊ, और अवध, ध्यान रखना अवध में भी। ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ये कई सारे लीडर्स हैं। तो इस प्रकार आज हमारी 1857 की क्रांति का लेक्चर भी क्या होता है, फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।